हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो देखिए, आप जो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप है उसमें लिख सकते हैं। एंड दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो टर्की में जो आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए एक लॉ को पास किया गया है, एंड इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे गांधी किंग इनिशिएटिव के बारे में। क्या है देखिए गांधी किंग इनिशिएटिव। तो देखिए, अभी एक बिल पास किया गया है आपकी अमेरिकन सेनेट में, जिसमें जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, इनकी लेगेसीज को देखिए प्रमोट करने के लिए ये बिल पास किया गया है। तो देखिए, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर इंडिया एंड यूएसए क्या करेगा, ये दोनों ही क्या करेंगे, गांधी जी और जो सिविल लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इनके विचारों को, इनकी जो लेगेसीज है, इनको प्रमोट किया जाएगा। तो बेसिकली कैसे किया जाएगा, इट विल स्टैब्लिश एन एनुअल स्कॉलर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, ठीक है। इंडियंस अमेरिकन्स दोनों एक दूसरे की जगह जाएंगे, वहाँ जाके उनको स्टडी करेंगे, उनके बारे में कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। फिर वही बात है कि जो स्टडी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल है और यूएस सिविल राइट मूवमेंट है, इसको और डीपली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है, दोनों के कॉपरेशन का है। तो आप कह सकते हैं, देखिए, ये कल्चरल कॉपरेशन का प्रोग्राम आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉपरेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको इंडिया यूएस का रिलेशनशिप पढ़ाया है, तो उसमें क्या है, इंडिया यूएस के बीच में वाई देर इज़ सो मच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ सच इनिशिएटिव्स। तो आप ये लिखा जा सकता है और कंट्रीज़ के साथ भी, कि जिस तरीके से दोनों कंट्रीज़ अपने अपने जो लीडर्स हैं, उनको जो लेगेसीज हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। सिमिलरली इवन इंडिया रशिया, इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया जापान में भी लिखा जा सकता है आप, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट है गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी की भी एक संस्थापना की जाएगी। इसका मकसद देखिए क्या होगा, कि भाई नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया जाए, एंड किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो सकता है विदाउट यूजिंग वायलेंस। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, एक फाउंडेशन भी बनाई जाएगी, ठीक है, जो आपकी गांधी किंग फाउंडेशन है। एंड इसका इसका मकसद क्या होगा, कि भाई ये जो एन हैं, उनको उनको क्या करेगा, उनको फंड करेगा, जिससे कि वो हेल्थ, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे अच्छा काम कर सके। तो इस तरीके से आप याद रखना कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया मिलके गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन बना रहा है, ठीक है। एंड उसके लिए उसकी वजह से एन को प्रमोट करके सोशल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी के बारे में ध्यान रखिएगा, गांधी किंग इनिशिएटिव है और आपका गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो ये मुझे बताना था इंडिया एंड यूएस के बीच में। अभी करंट अफेयर ये आया है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल है वो आता है आपका, कि जो अभी टर्की है, वेस्ट एशिया की एक कंट्री, इसने क्या करा है, इट हैज़ इनैक्टेड अ सोशल मीडिया लॉ। एंड ये सोशल मीडिया लॉ क्या करता है, ये सोशल मीडिया लॉ बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो देखिए, आप सब जानते हैं टर्की के बारे में, कि टर्की वॉज वंस अ वेरी गुड सेकुलर स्टेट। और वन ऑफ द रीजंस कि आपका टर्की इतना अच्छा मॉडर्नाइज रह पाया वेस्ट एशिया में, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स सेकुलर पॉलिसीज़, ठीक है। जो वहाँ पे जो उनके टर्की के जो फाउंडर थे, आपके मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, ठीक है, पाशा जिनको बोला जाता था। तो उन्होंने देखिए, जब जब वो अपनी पावर में आए, तो उन्होंने जितने भी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, इन सबको क्या करा, इन सब पे क्या किया, इन सब पे ग्रैब किया, ठीक है, इन सबको रोका, इन सबको सप्रेस किया। एंड जो मॉडर्न टर्की की जो फाउंडेशन है वो सेक्युलरिज्म पे रखी गई। फिर देखिए, मैंने आप लोग को इंडिया एंड टर्की के रिलेशनशिप में पढ़ाया भी था ये बात, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जस्ट उल्टा हो रहा है, कि भाई टर्की की पार्लियामेंट अब क्या कर रही है, इट इज़ ट्राइंग टू बिकम मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन, ठीक है। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक लॉ लेके आए हैं जिसमें टर्की की गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी टू रेगुलेट सोशल मीडिया, ठीक है। अब देखिए, टर्की में ये कोई जो चीज़ हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अ फोर रनर ऑफ साइबर पुलिसिंग। बहुत ज़्यादा साइबर पुलिसिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जैसे कुछ डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए, टर्की में पूरे वर्ल्ड में जो ट्विटर पे रिमूवल रिक्वेस्ट आई है, 6,000 पहले 2019 में ही आ गई थी। मोर देन हाफ, आप कह सकते हो आधे साल के अंदर ही 6,000 रिक्वेस्ट आ गई टर्की, ये कि ट्विटर से हटाओ सामान हमारा, ठीक है, ये पोस्ट हटाओ। फिर उसके बाद टर्की में ऑलमोस्ट 4 लाख वेबसाइट, 4,10,000 वेबसाइट ब्लॉक्ड है। अब आप समझो, ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन है, एक एनजीओ, उसकी रिपोर्ट है। यही नहीं भाई, जो विकीपीडिया है 3 साल से वहाँ ब्लॉक थी, बट अभी टर्की की जो टॉप कोर्ट है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी कि भाई ये वायलेट करता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, तो उसके बाद वो अनब्लॉक हुई। आप सोचो, 3 साल से विकीपीडिया ब्लॉक है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट जो जेल में है वहाँ पे, वो टर्की में है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है।
बहुत सारे लोग को देखिए ये अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड स्पेशली ये तब की बात है जब 2016 में एक फेल्ड कूप हुआ था, तो तब से ये लोग जेल में हैं। अब देखिए क्या है इस नए लॉ का फीचर। तो इसमें देखिए हर एक सोशल मीडिया को, एक कंपनी को एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा कि देखिए अगर कोई भी रिमूवल रिक्वेस्ट आई है तो फट से हटाया जाए 24 आवर्स के अंदर, इस टाइप की बात की गई है, ठीक है। बेसिकली कंप्लेंट्स को ना क्या होता है, सोशल मीडिया वाले इतनी जल्दी सुनते नहीं है। तो अब टर्की ने बोला अगर ऐसा नहीं करा तो भाई वो बैन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बैंडविड्थ को रिड्यूस करने की बात की गई है। अब बैंडविड्थ रिडक्शन से क्या हो जाता है, जो स्पीड ऑफ सोशल मीडिया है वो घट जाती है। तो जब बैंडविड्थ घट जाएगी तो आपको ब्राउज करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, फोटो लोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लाइक करने से पहले आप देखते हो ना फोटो, ठीक है। मतलब कुछ लोग तो भाई लड़कियों की फोटो बिना देखे लाइक कर देते हैं, उनसे बात मैं नहीं कर रहा, बट आई एम प्रीटी श्योर आप लोग लाइक करने से पहले फोटो को लोड करने देते होगे, ठीक है। तो अब टर्की में लोड ही बहुत देर में होगी, तो तुम चलाओगे क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन में देखिए यही बात है कि अगर अगर जो ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है इसको भाई 48 आवर्स के अंदर ये जो कंटेंट है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और अगर अगर नहीं हटा, ठीक है, या रीज़न दो, या तो रीज़न दो कि भाई क्यों तुम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं कुछ ऐसा करा, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बैन लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आपका ऐसा कंटेंट है जो किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है या पर्सनल राइट्स को वायलेट कर रहा है, और अगर आपने उसको नहीं हटाया तो भाई बैन, ठीक है। फिर डेटा स्टोरेज का देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू आ रहा है कि टर्की ने साफ बात बोल दिया है कि भाई जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है उनको जो यूज़र का डेटा है वो टर्की में ही स्टोर करना पड़ेगा, ख़त्म, ठीक है। हाँ है ना। तो ये 3-4 चीज़ें जैसे डेटा स्टोरेज है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, बैंडविड्थ रिडक्शन है, अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब ये देखिए ये लॉ बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन लॉ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंसर्न्स भी उठते हैं। देखिए टर्की गवर्नमेंट ने तो साफ कह दिया है कि हमने तो सर ये जो साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखिए ऐसा माना है कि ये एक गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है जिससे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सके, ठीक है। और सोशल मीडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइटली गवर्नड है टर्की में, ठीक है। तो ये और सरकार की पावर को बढ़ाता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ डायरेक्टली अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल डिस्कस करके आपको फ़ायदा क्या हुआ। तो अब जब वेस्ट एशिया में आया जाए, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में हागिया सोफिया मॉस्क था, ठीक है, उसको पहले वो मॉस्क था, वो म्यूजियम था, उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि हाउ जो टर्की है वो पहले मॉडर्न स्टेट था, अब वो कैसे और ज़्यादा रेडिकल एंड फंडामेंटलिस्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से पूरे जो वेस्ट एशिया में जो मॉडर्न स्टेट्स थे, इवन दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू रेडिकल स्टेट्स। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स, फंडामेंटल एक्टर्स, इन सब का राइज होता है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द इंटायर स्टेबिलिटी ऑफ द वेस्ट एशिया। तो इस तरीके से आप लिखा जा सकता है कि वेस्ट एशिया में कैसे हालात ठीक नहीं है, कि जो मॉडर्न स्टेट्स भी हैं अब वो उल्टी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। सो गाइज इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही रखते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल ज्वाइन करना है विद नोट्स एंड आंसर राइटिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम @sumit is there पे। देन आई विल टेल यू द प्रोसेस टू ज्वाइन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।